नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल विशेषवाणी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, हमने पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ प्रारंभ की है। उसके क्रम में दोस्तों ये 18वां वीडियो है। इसके पहले हम 17 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर उनको ज़रूर देखिए। वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, जिनका हम एनालिसिस करके नोट्स बनाए हैं और उनका दोस्तों आपके सामने विस्तृत व्याख्या साथ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। अतः आप इसको ज़रूर देखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ प्रारंभ है, आप उनको जाके देखिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं, अक्सर बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। ठीक, तो आप आपकी गलती के सुधार के लिए ठीक आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज इसके पहले दोस्तों हम बेंथम तक देखे थे। ठीक, बेंथम के बारे में आपको बताया भी था हमने। ठीक है, ये उपयुक्तवाद के जनक है दोस्तों। ठीक, ये जो वीडियो था पहले वाला दोस्तों, तो उसमें हमने बताया था इन्होंने कानूनी अधिकार की बात की थी कि अधिकार है दोस्तों, उन्होंने कहा था राज के अंतर्गत ही है, राज उसको लागू करता है और जो व्यक्ति होते हैं उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, बेंथम ने ऐसा कहा था। बेंथम ने दोस्तों अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण की बात की थी। ठीक, ये दोस्तों जो कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं। ठीक, और इनके अलावा जो इनमें तथ्य है इनसे पूछा जाता है। ये व्यक्ति के मतलब कहते हैं कि व्यक्ति मतलब सुख के लिए, अपने सुखों के लिए राज की स्थापना करता है। ठीक, और इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं ये स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्ति उदारवाद के समर्थक हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इस पूर्व के वीडियो हमने बहुत सारा डिस्कशन इनके बारे में किया है। अब आज नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आज का वीडियो है, इसमें जो क्वेश्चन है ये है, किसने अधिकारों को निजी एवं सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया था? तो स्पेंसर के बारे में दोस्तों आपको बता दें, पूर्व की वीडियो में हमने बताया है, फिर भी आप सुन लीजिए। ये व्यक्तिवाद के प्रबल समर्थक हैं। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक, उसमें राज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, ऐसी बात करते हैं। और इन्होंने डार्विन के सिद्धांत को, जो मतलब सर्वोत्तम की जीविका है, उसकी बात करते हैं दोस्तों ये। ठीक है, यानी कहते हैं जो संघर्ष करेगा वही जीवित रहेगा। ठीक है, ऐसी बात किए थे। अब आगे चलते हैं। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था। अरस्तु के बारे में आपको पता ही दोस्तों। ठीक, यूनान के दार्शनिक थे और ये राजनीति विज्ञान के जनक भी थे। ठीक है, इन्होंने व्यक्ति को सामाजिक प्राणी कहा था, एक राजनीतिक प्राणी इन्होंने कहा था व्यक्ति को। ठीक है, और ये जो लॉज है, द लॉज, ये प्लेटो की एक पुस्तक है दोस्तों। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें न्याय की संकल्पना की थी। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रिपब्लिक नामक जो पुस्तक थी प्लेटो की, उसमें न्याय की संकल्पना की बात है। और इन्होंने दोस्तों लॉज लिखी थी, क्योंकि लॉज में कानूनों की बात करते हैं प्लेटो। ठीक, तो अरस्तु इन्हीं की बुक जो लॉज से प्लेटो की प्रभावित है, क्योंकि कानूनों की बात, कानूनों का वर्गीकरण किए थे। ये लगभग 158 जो है कानूनों का अध्ययन किए थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के बारे में बताएं दोस्तों, ये राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं, व्यक्ति से पहले मानते हैं। ठीक है, एकांगिक मतलब स्वरूप राज्य का जो स्वरूप है आंगिक मानते हैं। ठीक है, और इसी तरह प्लेटो को आप जानते ही होंगे कि आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है, और दार्शनिक राजा की बात करते हैं ये। और ये भी दोस्तों जो कहते हैं व्यक्ति का बृहद रूप है, राज को व्यक्ति का बृहद रूप प्लेटो बताते हैं। ये सारी बातें हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं, आप जाकर के उनको देखिए। आज का वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। जो हाब्स थे दोस्तों, इनके बारे में पता होगा। ये दोस्तों राज के उत्पत्ति के सामाजिक संरचना सिद्धांत के, ठीक है, समर्थक हैं। इन्होंने लेवियाथन नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसको रेवेलेंट ने जला दिया था दोस्तों। और
जो ओक साठ थे, इन्होंने मतलब जिसको इनकी पुस्तक है लेवियाथन को बहुत अच्छी कृति मानते हैं। ठीक है, अब इसके हाब्स के बारे में और आपको अगर बताएं तो इन्होंने व्यक्ति को असामाजिक प्राणी कहा था। इन्होंने व्यक्ति को रक्त पिपासु, स्वार्थी, ठीक है, ऐसी बातें कही थी। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था को पूर्व की और पूर्व मतलब प्राकृतिक अवस्था को इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक बोला था। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था को दोस्तों पूर्व सामाजिक सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक बोला था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्होंने जब इनका जन्म हुआ था, इन्होंने भय का शिशु बताया था अपने आप को दोस्तों, इन्होंने भय का शिशु ये एलएलटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जन्म के समय इन्होंने अपने आप को भय का शिशु बताया था और ये अपनी प्राकृतिक अवस्था में भय की बात करते ही हैं। दोस्तों इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक नियम थे, ठीक है, उन्होंने जो व्यक्ति को कहा था कि आत्मरक्षा के लिए, ठीक है ना, अपनी आत्मरक्षा के लिए वो जो है समझौता करते हैं। ठीक, और उन्होंने प्राकृतिक कानून बताए थे दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून बताए थे और लगभग 19, ठीक है, 19 प्राकृतिक कानून बताए थे। ठीक है, ऐसी बातें की थी इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने हित से प्रेरित होकर कार्य करता है। व्यक्ति अपने हित से प्रेरित होकर कार्य करता है, मतलब स्वार्थी है व्यक्ति। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों, दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है, दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता की दावेदारी है। कार्ल पापर, देखिए कार्ल पापर ने दोस्तों इनको मतलब मुक्त समाज का दुश्मन कहा था, शत्रु कहा था प्लेटो को। दोस्तों कार्ल पापर प्लेटो की हमेशा आलोचना करते हैं। इन्होंने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु भी कहा है। इन्होंने दोस्तों कहा था जो दार्शनिक राजा था, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की संकल्पना की थी। ठीक है, तो इसी के विषय में इन्होंने कहा था कि दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है, मतलब उसकी एक मतलब कल्पना है ये। और फिर रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता है। रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी ना। ठीक है, न्याय की संकल्पना देते हैं दोस्तों। ठीक है, न्याय में इन्होंने कर्तव्यों को ही सर्वोच्च बताया था कि जो व्यक्ति के उचित कर्तव्य है, अगर व्यक्ति अपने उचित कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ठीक है ना, तो वही न्याय है। आगे चलते हैं, कौली नामक दार्शनिक ने कहा था, ठीक है, हॉब्स को मांसबरी का दैत्य। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मांसबरी का दैत्य कहा था दोस्तों हॉब्स को कौली ने। ओके, आगे चलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई एक से अधिक न गिना जाए, बेंथम ऐसी बात बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो दल प्रणाली है उसके बारे में इन्होंने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए और एक से ज़्यादा न गिना जाए। ओके, बेंथम के बारे में हम बता चुके हैं। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण की बात करते हैं, उपयोगितावाद के जनक थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। वितरण न्याय की बात दोस्तों अरस्तु करते हैं। ठीक है, न्याय का समान उचित वितरण हो, ऐसी बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों इन्हीं को आधार बना करके, मतलब जो है जॉन रॉल्स को आप जानते होंगे, न्याय की बात करते हैं ना, प्रक्रियात्मक न्याय। अरस्तु का भी वितरण एवं प्रक्रियात्मक न्याय है ना, तो वही बात जो है बाद में जॉन रॉल्स भी करते हैं। जॉन रॉल्स की न्याय की धारणा है उदारवादी है दोस्तों। जॉन रॉल्स ने जो न्याय की धारणा दी थी उदारवादी। इन्होंने दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी दोस्तों। तो उसमें इन्होंने न्याय की संकल्पना दी है। इसका दोस्तों अलग से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और विस्तृत चर्चा इनके बारे में करेंगे। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन्होंने अपने न्याय में दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत को शामिल किया था और उदारवादी धारणा को शामिल किया था। और इन्होंने कहा था अज्ञान के पीछे का पर्दा, ठीक है ना, अज्ञान के जो लोगों की न्याय की बात में इन्होंने अज्ञान, ठीक है, अज्ञान के पर्दे की बात की थी, अज्ञान के पर्दे की बात की थी। ठीक है, ये ऐसी बात किए थे। तो इसके बारे में मैं जो अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ओके,
फिलहाल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पूछे जाते हैं। तो इनका न्याय कैसा था? प्रक्रियात्मक न्याय था। जॉन राल्स का न्याय कैसा था? प्रक्रियात्मक था। ये उदारवादी मतलब समर्थक थे विचारधारा के। इन्होंने अपने न्याय में सामाजिक समझौता सिद्धांत को शामिल किया था। ठीक है, अज्ञान के पीछे अज्ञान के पर्दे के पीछे की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। ब्राइस ने कहा था कि जो राजनीतिक दल हैं जनतंत्र यानी लोकतंत्र से अधिक प्राचीन है। ये ब्राइस कहते हैं ऐसा। राजनीतिक दल दोस्तों जो एडमंड बर्क थे, ठीक है ना, बर्क सर्वप्रथम इन्होंने राजनीतिक दल की बात की थी, उनकी परिभाषा भी दी थी। ओके, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? क्रांतिकारी सिद्धांत दोस्तों। अब देखिए जब हम मतलब जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, तो उसमें लोकतंत्र की बात करेंगे, यानी जनतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, और प्रजातंत्र। ठीक, तो देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जनता भाग लेती है शासन में, ठीक है ना। जैसे कि मतलब जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों, ये रूसो थे ना, रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है ना, यानी समर्थक थे। राज्य की उत्पत्ति के समान इच्छा का सिद्धांत दिया था इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की थी रूसो ने, ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता की बात की थी रूसो ने। तो ये दोस्तों जो स्विट्ज़रलैंड है ना, स्विट्ज़रलैंड के 4 प्रांतों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिपादित है। वहाँ पर इसकी मतलब जो है अवधारणा है, यही मतलब जो वहाँ चल रहा है। जहाँ छोटे छोटे समूह होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे राज्य होते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल सकता है, क्योंकि जनता मतलब अपने नियम कानून बनाती है। जैसे कि मतलब जो है जनता एक वो लगेगी, जैसे पहले के सब जो प्राचीन काल का समाज होता था, तो उसमें एक पंचायत लगती थी, तो जनता जो कहती थी उसके अनुरूप जो है कानून बनते थे, वही चीज़ फॉलो होती थी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही होता है, जनता ही सब कुछ होती है इसमें, ठीक है, जनता ही नियम कानून बनाती है। और लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं है दोस्तों। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े राज्य हैं, बड़े देश हैं, वहाँ ये प्रचलित है, ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में है ही है। भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लोकतंत्र की बात होती है, ठीक है ना। अब देखिए अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि, ठीक है, और वो प्रतिनिधि जो है जनता के कार्य करते हैं, अपने मतलब विचारों के माध्यम से अपनी जो वो नियम कानून बनाते हैं वो फिर बाद में कार्य करते हैं। तो ऐसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता मतलब अपने प्रतिनिधि चुनती है, फिर बाद में जो है वो प्रतिनिधित्व जनता का में शासन करते हैं। ओके, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा है, गार्नर ने कहा था। द्वितीय सदन देखिए मतलब जो वो होती है व्यवस्थापिका होती है, उसमें 2 सदन होते हैं, तो वही द्वितीय सदन की बात करते हैं। जैसे एक में हमारे भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, और एक और मतलब माना जाता है, इसका अंग माना जाता है, 3 अंग माने जाते हैं भारत में व्यवस्थापिका के, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति को भी माना जाता है, ठीक है, भारत की बात है। तो गार्नर ने ऐसी कही थी कि द्वितीय जो सदन होता है उसकी विद्यमानता लोकतंत्र की गारंटी की व कुछ सीमा तक अत्याचार की विरुद्ध सुरक्षा भी है, ठीक है। अगर ये ना हो तो ऐसा ना हो। आगे चलते हैं। 19वां संशोधन 1999 से संबंधित है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में SC एवं SC के आरक्षण से, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में जो विधान सभाएँ हैं, ठीक है ना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC, ठीक है ना, और ST जो SC ST हैं, ठीक है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति हैं, उनके आरक्षण से ये संबंधित है, ठीक है दोस्तों अनुच्छेद 338, ठीक है, अनुच्छेद 338 में ये आरक्षण की बात हुई है, ठीक है, और एक 338 में शायद SC यानी जनजाति की यानी वो अनुसूचित जात की बात हुई है, और 338 के
38 का कहा है या तो 339, आप देख लीजिएगा। इनमें जो है अनुसूचित जनजाति की बात, आरक्षण की बात है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों हाल ही में क्या 2019 में, ठीक, 126वां जो है संविधान संशोधन बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें जो है इनका आरक्षण जो है समाप्त हो रहा था, ठीक है। तो सरकार ने 10 वर्ष के लिए इनका आरक्षण को फिर से बढ़ा दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो 126वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, इसी में जो आंग्ल भारतीय होते थे लोकसभा में, ठीक है, 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में होते हैं, और उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है 404 है ना वहाँ की सीटें, तो उसमें भी एक मतलब जो आंग्ल भारतीय है, ठीक है ना, उसको शामिल होने के बाद जो 404 सीटें होती विधानसभा में। तो दोस्तों इसमें जो 126वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक, इसके तहत उनके जो है व्यवस्था को समाप्त, उनका नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। यानी अब जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें बची हैं विधानसभा में, और लोकसभा में दोनों को हटाने के बाद अधिकतम संख्या होती थी 552, उनको हटाने के बाद 550 हो गई अधिकतम, और वर्तमान जो है 543, दो जोड़ने के बाद 545 होती थी वर्तमान सीटें, ठीक। लेकिन अब इस समय 543 है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ओके। 2019 में दोस्तों ये संविधान संशोधन पारित हुआ था। किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा? लास्की ने। सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों लास्की ने कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। दोस्तों लास्की सकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं, ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, और इन्होंने दोस्तों बहुल जो संप्रभुता की, देखिए, दो संप्रभुता को जो स्वरूप थे दोस्तों 2 प्रकार के थे। एक एकलवादी संप्रभुता, ठीक है, जिसके समर्थक ऑस्टिन थे, और एक बहुलवादी संप्रभुता जिसके समर्थक जो है लास्की थे। लास्की और मतलब कैब्रे और बहुत सारे विचारक थे, तो लास्की मेन थे। इन्होंने कहा था बहुलवादी संप्रभुता में कि जो संप्रभुता होती है दोस्तों, ये संघों में भी होती है। इन्होंने मतलब एक जगह उसको सीमित नहीं रखा था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विधि की उचित प्रक्रिया यूएसए से संबंधित है। यूएसए में दोस्तों विधि की उचित प्रक्रिया की बात है, ठीक है। और यूएसए से संबंधित और कुछ तथ्य आपको बता दें। जो भारत के मौलिक अधिकार हैं दोस्तों यूएसए से लिए गए थे, ठीक है। सर्वप्रथम ये इनके संविधान में, यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकारों की बात होती है, ठीक है, ये घोषणा करते हैं दोस्तों। जो यूएसए का संविधान है ये लगभग 400 शब्दों का है, 4000 शब्दों का है, ठीक है, ये संविधान। इस पर टोटल अनुच्छेद 7 अनुच्छेद हैं दोस्तों यूएसए के संविधान में। यूएसए का संविधान जो है दोस्तों बन करके तैयार हो गया था 1770 में, ठीक है, सॉरी 1800, एक मिनट रुकिए, 1787 में। लेकिन दोस्तों इसको लागू किया गया था 89 में, ठीक है, 1789 में, ठीक। यानी यूएसए का संविधान दोस्तों 1789 में लागू होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। यूएसए का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान था, ठीक है, पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान था, ओके। जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। ये जो यूएसए का संविधान शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत संबंधित है, जो मॉन्टेस्क्यू थे ना, उन्होंने सिद्धांत दिया था। और दोस्तों यूएसए अध्यक्षात्मक प्रणाली वहाँ प्रचलित है, ठीक है, और जो राज्य व्यवस्था है वहाँ की दोस्तों संघात्मक है, ओके। वहाँ टोटल 50 राज्य हैं। आगे चलते हैं। किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया था? टीबी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे पूछे गए हैं दोस्तों। 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक
दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु साझेदार बन गए हैं। लॉर्ड रॉबर्टसन ने कहा था रॉबर्टसन ने ऐसी बात कही थी। 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु साझेदार बन गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था ऐसी बात। किसने कहा था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दोस्तों जो फेबियनवाद था ना, फेबियनवाद समाजवाद के समर्थक थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन समाजवाद दोस्तों, फेबियन समाजवाद दोस्तों, फेबियन समाजवाद दोस्तों इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये मतलब जो है जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, ये संवैधानिक तरीक़ों से समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। और जो मार्क्स थे ना, कार्ल मार्क्स, उनका जो समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद था उसके विपरीत थे। ठीक है, उसके मतलब जो है विचारों का विरोध करते हैं। आगे चलते हैं। नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था मिलेट ने। ठीक है, नेतृत्व का जो सिद्धांत था उसमें पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से दोस्तों उसको मिलेट ने प्रतिपादित किया था। किसने? मिलेट ने। ठीक है, असंलग्नता को अनैतिक कहा था फास्टर डलेस। जॉन फास्टर डलेस ने कहा था असंलग्नता, ठीक है ना, को अनैतिक, यानी जो दोस्तों तटस्थता नहीं होती है, यानी मतलब किसी गुट में न शामिल होना। ओके। राजनीतिक दल की देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा होती है, लास्की ने कहा था। लास्की ने दोस्तों राजनीतिक दलों को अच्छा बताया था। ठीक है, इन्होंने कहा था राजनीतिक दल की ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, देश में कोई किसी प्रकार की तानाशाही नहीं आने पाती है अगर राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों टुवार्ड स्ट्रगल नामक पुस्तक के रचयिता हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती। संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति की इन्होंने बात की थी। दोस्तों जो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, दल विहीन लोकतंत्र की बात जयप्रकाश नारायण ने किया था। कैसे? दल विहीन लोकतंत्र की बात, दल विहीन लोकतंत्र यानी लोकतंत्र में कोई दल नहीं होना चाहिए। और दल विहीन लोकतंत्र की इसके पहले जो बात किए थे एम.एन. राय ने भी किया था। ठीक है, एम.एन. राय, महात्मा गांधी भी याद करते हैं। ठीक है, तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है अल्फ्रेड सावी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अल्फ्रेड सावी ने दोस्तों तृतीय विश्व, एक शब्दावली है दोस्तों, ठीक है, एक शब्दावली है, तृतीय विश्व की अवधारणा मतलब का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। एक शब्द का, इन तृतीय विश्व के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अल्फ्रेड सावी, याद रखिएगा। वर्सा पैक्ट समाप्त हुआ था 1991 में। ठीक है, वर्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ था? 1991 में। ओके दोस्तों, वर्सा पैक्ट लगभग हम क्लियर हमें नहीं पता, आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन जो हमें पता है ये 1949 में शायद लागू हुआ था। ठीक है, वर्सा पैक्ट। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, क्लियर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। यही सेम, ये बहुत अच्छी बात मतलब इन्होंने कही थी। नॉरथियोट पार्किंसन ने ऐसी बात कही थी कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। जो कर्मचारी होते हैं वही एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने सोवियत संधि पर 1971 में दोस्तों हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 1971 में। अब आपको ये चीज़ देखना है दोस्तों कि जब भारत ने सोवियत संघ में हस्ताक्षर किए थे उस समय मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, 1971 में, और जो सोवियत संघ के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, यानी मतलब किसके साथ हस्ताक्षर किया गया था, आपको ये पता करना है। ये एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आ न्यू डेमोक्रेसी माओ सेतुंग की रचना है। माओ सेतुंग दोस्तों चीन के थे। इन्होंने एक बार कहा था शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बर्नार्ड बरूच ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, आप इसको भी रट लीजिए। शीत युद्ध का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बर्नार्ड बरूच ने। ठीक है दोस्तों, आपको बताते चलें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है अमेरिका एवं सोवियत संघ रूस के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उस समय की दो महान शक्तियाँ थीं। ठीक, ये शीत युद्ध का मतलब होता है विचारों द्वारा लड़ा गया युद्ध, वास्तविक युद्ध नहीं होता है दोस्तों। ठीक, 1991 में, ठीक है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जिसमें 15 उसमें तरह के जो है देश बनते हैं विघटन के बाद, और इसके बाद ये इस विचारधारा का अंत होता है। ठीक दोस्तों, जो अमेरिका थी, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक हैं। जो अमेरिकी हैं दोस्तों पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक हैं, और जो रूस था उस समय का सोवियत संघ रूस था, ये साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। ओके, इन्हीं दोनों विचारधाराओं की लड़ाई थी। आगे चलते हैं। भारत में लोक सेवाओं की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी कोठारी प्रतिवेदन ने। कोठारी प्रतिवेदन में, ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम लोक सेवाओं की भर्ती के लिए अनुशंसा की गई थी। आपको बता दें अंग्रेजी कार्यकाल में भारत के 1923 में सर्वप्रथम जो है ICS की परीक्षा होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने राज्य के एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा था? राज्य के एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा था किसने? डेविड हिल ने कहा था। आगे चलते हैं। लोक युद्ध की संकल्पना माओ सेतुंग ने दी। माओ, ये देखो माओवादी थे, ठीक है ना, जो माओवादी हैं, ठीक है, वो दोस्तों माओ सेतुंग की विचारधारा को मानते हैं। ठीक है, उनको माओ भी कहा जाता है। इनसे संबंधित एक पृथक वीडियो बनाया जाएगा, उसमें इनको डिटेल से बताया जाएगा। ओके दोस्तों, कांट, ग्रीन, हीगल, लाक में से किसने राज्य एवं समाज में अंतर किया था, यानी भेद माना था? तो हीगल थे। ठीक है, ये राज्य और समाज में भेद नहीं माना था। हीगल ने राज्य एवं समाज में भेद नहीं माना था। ठीक, अब देखिए ये हीगल दोस्तों आदर्शवादी विचारक हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। ठीक, ये कहते हैं कि राज के अंतर्गत ही सब कुछ है, राज से बाहर कुछ भी नहीं है। ये राज्य को दोस्तों ईश्वर का पृथ्वी पर पदार्पण मानते हैं, राज्य को ईश्वर का पृथ्वी पर पदार्पण मानते हैं हीगल। ठीक है, लेकिन कांट दोस्तों, जो कांट थे ये भी आदर्शवादी विचारक थे। ग्रीन दोस्तों ये भी आदर्शवादी विचारक थे। इन्होंने दोस्तों, ग्रीन ने कहा था कि व्यक्ति के जीवन, जो व्यक्ति का जीवन नैतिक जीवन है, उसमें आने वाली बाधाओं को राज्य बाधित करता है, यानी दूर करता है। ऐसी बात ग्रीन कहते हैं। ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की थी। कल्याण, जो राज्य का कल्याणकारी स्वरूप है, उसके सर्वप्रथम जो है बात ग्रीन ही करते हैं, उसके समर्थक हैं दोस्तों ये। ठीक, लाक के बारे में आपको बताते चलें, राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं दोस्तों ये। इन्होंने दोस्तों टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना की थी। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना लॉक ने की थी। उदारवाद के जनक हैं, सीमित संप्रभुता की बात करते हैं, और प्राकृतिक अवस्था में दोस्तों ये जो व्यक्ति था उसको अच्छा मानते हैं, सहयोगात्मक मानते हैं। ठीक, और इन्होंने दो तरह की संप्रभुताएं की थी, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लाक से संबंधित। इन्होंने दो प्रकार की समझौता किए थे। इन्होंने समझौता जो की थी दो प्रकार की थी। एक की थी व्यक्ति जो है एक नागरिक समाज बनाते हैं अपनी समझौता से, एक नागरिक समाज बनाते हैं, और फिर नागरिक समाज जो है सरकार एवं राज्य बनाता है। नागरिक समाज सरकार एवं राज्य बनाता है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। इनसे संबंधित यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। राजनीति विज्ञान की रचना, राजनीति विज्ञान रचना भागीदारी का अध्ययन है। लासवेल एवं केपवेल ने कहा था, केपलॉन ने, ठीक है।
कर्तव्य को उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। विलियम ब्रॉयड ने कहा था दोस्तों, कर्तव्यों का उचित निर्वहन कर दीजिए, वही नागरिकता है। ठीक, आपको बता दें भारत में जो नागरिकता है वो भारत के भाग, ठीक है, भारत के भाग 2 में सम्मिलित की गई है। भाग 2 में भारत की नागरिकता है। भाग 2 में भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं। क्रम से देखा जाए तो 25 है, क्रम से देखा जाए तो 25 है, नहीं टोटल 22 भाग हैं, ठीक है, जिसमें से भाग 2 में नागरिकता है भारत में। ठीक, आगे चलते हैं। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। पेरेटो नामक दार्शनिक कहते हैं इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। दोस्तों ये अभिजनवादी विचारक है, अभिजनवादी। ओके, आगे चलते हैं। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं शोषण पर आधारित भौतिक प्रगत समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है। एरिक फ्रॉम ने कहा था, समाजवादी विचारक है दोस्तों ये। परंपरागत रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं, ठीक है, विधानमंडल में से कौन कानून का सर्वमान्य स्रोत है। देखिए कानून के कुछ स्रोत हैं दोस्तों, जिसमें से कानूनी टीकाएं, परंपराएं और धर्म और मतलब जो है विधानमंडल, ये कानून के स्रोत हैं। कानून बन जहाँ से मतलब जब बन करके तैयार होता है। देखिए जैसे अब वहाँ इंग्लैंड में देखा जाए तो वहाँ की जो परंपराएं हैं वही कानून का स्रोत है, वहाँ वही कानून है वहाँ। लेकिन जो सर्वमान्य स्रोत है, विधानमंडल कानून बनाता है, ये सर्वमान्य है। ठीक है, आपको पता ही है 3 तरह की सरकारें होती हैं, व्यवस्थापिका, जिसको विधानमंडल भी कहा जाता है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, न्यायपालिका कानूनों को लागू करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका कानूनों को क्या करती है, जो कानून की जो मतलब जो है रक्षा करती है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है कानून के खिलाफ जाता है तो उसको दंडित करती है न्यायपालिका। ओके, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की रचना किसने की थी? पुस्तक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जेएस मिल के बारे में आपको बता चुके हैं। ये व्यक्तिवादी के प्रबल समर्थक हैं। ठीक है, जो व्यक्तिवादी विचारधारा है उसके प्रबल समर्थक हैं। इन्होंने व्यक्ति के 2 मतलब कार्य बताए थे, एक स्वयं विषयक कार्य, ठीक है, जैसे सोना, खाना पीना, और एक पर विषयक कार्य बताए थे। अगर इन्होंने कहा था कि स्वयं विषयक कार्य पर राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पर विषयक कार्य है, जैसे कि अगर व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिससे दूसरी की स्वतंत्रता बाधित हो, वैसे कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप कर देना चाहिए। जेएस मिल दोस्तों, इनके जो गुरु थे बेंथम थे। बेंथम की विचारधारा जो थी उपयोगितावाद को इन्होंने संशोधित किया था। ठीक है, इन्होंने कहा था उपयोगितावाद में संशोधन करके इन्होंने कहा था कि वो जो बेंथम थे उन्होंने मात्रा को प्राथमिकता दी थी, ठीक है, उपयोगितावाद में, लेकिन जेएस मिल ने दोस्तों गुण को प्राथमिकता दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा था एक असंतुष्ट, ठीक है, असंतुष्ट मूर्ख से अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना मतलब जरूरी है। ठीक है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। कौन सा पद केवल संसदात्मक प्रणाली में पाया जाता है? प्रधानमंत्री का पद। संसदात्मक प्रणाली के बारे में आपको बता भी चुके हैं, जो पूर्व की वीडियो थे हमारी, फिर भी आपको बताते हैं। संसदात्मक प्रणाली दोस्तों ये एक शासन प्रणाली होती है जिसमें इसमें दोस्तों जो व्यवस्थापिका होती है, ठीक है ना, ठीक है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होती है, परस्पर एक दूसरे से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। अब कैसे संबंधित होती हैं? अब देखिए कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद जो होती है दोस्तों, वो जो व्यवस्थापिका का जो सदन होता है, ठीक, लोकसभा, ठीक है, तो उसके प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन दोस्तों लोकसभा, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका मंत्री परिषद व्यवस्थापिका द्वितीय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ऐसी बात है इसमें जो दोस्तों भारत में जो संसदात्मक प्रणाली है भारत में पाई जाती है, तो इसमें दोस्तों जो इनका कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है। यानी प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है, और जब लोकसभा भंग होगी तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद में मंत्री बनते हैं। ठीक है, उन्हीं मतलब वही शामिल मंत्री वही बनते हैं, तभी मंत्रिपरिषद बनती है। ओके, आगे चलते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को ग्रहण करता है राष्ट्रपति। अगर राज्यपाल की अनुपस्थिति हो जाती है तो उसके पद को राष्ट्रपति ग्रहण करता है। ऐसी व्यवस्था है भारत में।
विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी सोवियत संघ में। बताया ना थोड़ी देर पहले कि सोवियत संघ किस विचारधारा को मानता है, ये मानता है दोस्तों समाजवादी विचारधारा को। स्टालिन यहीं के थे, रूस के ही थे। तो मतलब जो है ये अब जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं स्टालिन दोस्तों, ठीक है। और आपको एक बात और बता दें, जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स दोस्तों, ये भी समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। ये जो है रूस थे, रूस की विचारधारा का समर्थन करते हैं। रूस में जो विचारधारा थी सोवियत संघ की, ठीक है ना, समाजवादी, उसका कार्ल मार्क्स समर्थन करते हैं। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था आत्मरक्षक के लिए हस्तक्षेप। देखिए जब बांग्लादेश 1971 में, ठीक है ना, युद्ध होता है पाकिस्तान से बांग्लादेश का, तो उस समय दोस्तों भारत ने बांग्लादेश की मतलब रक्षा की थी, यानी उसका सपोर्ट किया था, ठीक है। और 1971 में बंगाल का फिर से विभाजन हो जाता है और एक बांग्लादेश नामक देश बनता है अलग से। ओके, आगे चलते हैं। जितनी प्रभु सत्ताएं होंगी उतने राज्य होंगे, मैकाइवर कहते हैं। मैकाइवर के बारे में आपको बता दें, राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत विकासवादी, ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं दोस्तों ये। इन्होंने कहा था कि रक्त संबंध से समाज बनता है और समाज से जो है राज्य बनता है। ऐसी बात कहती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रक्त संबंध से समाज बनता है, ठीक, समाज, और समाज से राज्य बनता है, ठीक है। क्योंकि जो विकासवादी सिद्धांत था राज्य की उत्पत्ति का, उसमें रक्त संबंध की बात होती है, धर्म की बात होती है, और जो प्रचलित मतलब जो मानवीय चेतना की बात होती है, ठीक है, ऐसी बातें होती हैं उसमें। उसको अलग से बताया जाएगा आपको, डोंट वरी। आगे चलते हैं। आप इसमें शार्ट कट में जानिए सारी चीज़ें, मतलब क्वेश्चन को जानिए, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम जो बहुत फेमस क्वेश्चन हैं उनको हम ज़रूर बता देते हैं। आप चिंता ना करें, आप कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। फ्रांसिस बेकन ने कहा था समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। विज्ञान मतलब होना जरूरी है। ओके, अब आगे देख रहे हैं। विकेंद्रीकृत समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं राम मनोहर लोहिया। देखिए जो राम मनोहर लोहिया थे दोस्तों, इन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी, ये चौखंभा व्यवस्था प्रतिपादित की थी। चौखंभा राज्य की संकल्पना दी थी इन्होंने। ये समाजवाद के समर्थक हैं, आप जानते ही हो, ठीक है दोस्तों इन्होंने कहा था, ठीक, कि मतलब जो है चौखंभा जो राज्य था उसमें इन्होंने कहा था चौखंभा राज्य में दोस्तों गांव और मंडल, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, गांव, मंडल, राज्य और केंद्र की बात की थी इन्होंने, ठीक है। ओके, चौखंभा जो व्यवस्था, 4 खंभा माना था इन्होंने। 4 खंभ जो माने थे, गांव को माना था, मंडल को माना था, राज्य को माना था और केंद्र को माना था, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों ये विकेंद्रीकृत समाजवाद की बात करते हैं, केंद्रीकृत समाजवाद नहीं, यानी गांव में, मंडल में, राज्यों में अलग अलग मानते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार साम्यवाद में ऐसी बात कही जाती है। लेनिन की एक पुस्तक थी दोस्तों, लेनिन को आप जानते ही होंगे, ये मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाए थे इन्होंने, ठीक। लेनिन ये मार्क्सवादी विचारक हैं दोस्तों इन्होंने जो इनकी पुस्तक थी स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन, इस पुस्तक में इन्होंने कहा था, ठीक है, साम्यवाद को हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार और हरेक को अपनी आवश्यकता से, मतलब जो क्षमता से आवश्यकता की बात की थी इन्होंने, ठीक। जो समाजवाद है दोस्तों उसमें क्या बात होती है, क्षमता की, हरेक से अपनी क्षमता की बात तो होती ही होती है, लेकिन हरेक को अपनी, ठीक है, आवश्यकता की जगह पर दोस्तों उसमें एक शब्द जोड़ा जाता है कार्य, ठीक। इसी जगह पर कार्य शब्द जोड़े। समाजवाद में ये कहा गया था, ठीक, साम्यवाद समाजवाद में अंतर है, ठीक है। हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार
और हर एक को अपनी कार्य के अनुसार जो है मतलब वितरण होना चाहिए। ओके। किस विद्वान ने समाज को ईंट एवं राज्य को सीमेंट कहा था? आशीर्वादम ने समाज को ईंट, ठीक है ना, कहा था इन्होंने, समाज को ईंट कहा था और राज्य को सीमेंट कहा था। आगे चलते हैं। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ठीक है, लियो डुग्वी ने कहा था। लियो